गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पहले के लेक्चर में चैप्टर 4 कथनी और करनी पढ़ा था। वो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। उसका जो अभ्यास है, शब्दार्थ है, मुहावरे है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। स्वाध्याय भी कंप्लीट कर लिया था। आगे है भाषा सज्जता, वो भी हमने सीख लिया था। उसके बाद आता है पुनरावर्तन, जो हमें नहीं करना है, लास्ट में करेंगे। उसके बाद है चैप्टर 5। चैप्टर 5 है वो एक काव्य है। नाम है हिंद देश के निवासी। हिंद देश मतलब हमारा देश, भारत देश। तो हिंद देश के निवासी, हम सब भारत देश के निवासी हैं। अब काव्य में है कि विविधता में, इसका जो लेखक है, लेखक या कोई कवि नहीं है। क्या समझाया है इस कविता में? तो देखते हैं कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारे देश में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन हमारी जो एकता है, हम सब जो साथ में मिलजुल कर रहते हैं, वही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे अच्छा गुण है। साथ ही हम विकास और शक्ति की परिचायक भी है। साथ ही हम विकास और आगे की शक्ति के बारे में हम सोच सकते हैं। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताओं के होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। हम जो मानवीय की प्राकृतिक जो विविधता है, सबके नेचर अलग अलग होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन उसमें भी हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। यही हमारी एक सूत्रता का उदाहरण देता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। बहुत सारी विविधता है हम सब में, लेकिन फिर भी भारत के लिए हम सब एक है, ऐसा यहाँ गान रजू किया हुआ है। तो हम काव्य समझते हैं। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश मतलब भारत देश में बहुत सारे निवासी, जो हम यहाँ रहते हैं, निवासी मतलब जो भारत देश में रहते हैं, सभी जन एक है, हम सब एक है। भारत देश में જેટલા લોકો રહે છે, આપણે બધા કેવા છીએ? એક। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। हमारा जो शरीर का रंग है, काला गोरा, वो सब अलग है, हमारा रूप अलग है, हमारा वेश मतलब कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी सभी अपने धर्म के अनुसार अलग अलग है। हम सब भाषा भी अनेक बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई अपनी प्राकृतिक भाषा बोलता है, कोई अपनी मातृभाषा बोलता है, कोई अपनी गांव की बोली बोलता है। हम सबकी भाषा, हम सबके कपड़े, हम सबका रूप, हम सबका रंग सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब भारत देश के निवासी एक है। इतनी सारी विविधता होने पर भी कवि ने बोला है कि हिंद देश के निवासी जो भी रहने वाले हैं वो सब कैसे हैं? एक। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। अब बेला मतलब गलगोटा, गुलाब का फूल, जूही का फूल, चंपा का, चमेली का, सब फूल अलग अलग है, लेकिन जब एक माला बनती है तो इसमें ये सारे फूल एक साथ होते हैं। तो माला एक ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे फूल का उपयोग किया हुआ है। कोयल की कूक न्यारी पपीए के टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कोयल की आवाज़ है वो भी अच्छी है, पपी है उसका भी आवाज़ है वो बहुत प्यारा है, उसका जो टेर टेर आवाज़ होता है वो भी प्यारा है। बुलबुल है वो भी अच्छा गा रही है, लेकिन सबका राग है वो कैसा है? एक, सबका समान राग है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये सब नदी के नाम है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी, ये सब नदी है, जाके सब अलग अलग नदियाँ हैं। गंगा अलग जगह पे आई है, यमुना अलग जगह पे आई है, ब्रह्मपुत्र और अलग जगह पे आई है, कृष्णा अलग जगह पे आई है, कावेरी भी अलग जगह पे आई है। सब नदियाँ हैं, पर ये सब जाके मिल गई सागर में। सब कहाँ मिलती है? सागर में। वहाँ सब एक हो जाती है, आपस में एक दूसरे से मिल जाती है। इसी तरह धर्म के अनेक जिनका मतलब हम सब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, तो हम सबका धर्म कैसा है? अलग अलग, लेकिन सार मतलब उसमें जो हमें शिक्षा मिलती है वो सब एक है। हमारे सबके रास्ते अलग अलग है, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है। सब आए भी ऊपर से है और सब जाने वाले भी ऊपर ही है। तो इस काव्य में हमें यही समझाया है कि हम सब भारत देश के लोग हैं, वो सब अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग रंग रूप है हमारे,
भाषा हम सबकी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम हिंद देश के निवासी ही है। जैसे कि फूल होते हैं, अलग अलग फूल होके एक माला बनती है। फूल, एक माला में सारे फूल होते हैं, लेकिन सबका जो साथ रहना ही अच्छा होता है। ऐसे सारे पक्षी हैं, वो भी अपनी अपनी आवाज़ में बोलते हैं, सबका गान मधुर होता है, मीठा होता है, लेकिन सबका राग कैसा है? एक। वैसे ही सारी नदियाँ हैं, वो अपने अपने राष्ट्र में बहती है, लेकिन सब जब मिलन होता है सागर में, तो वहाँ सब एक हो जाती है। उसी तरह धर्म का जो सार है, हमारा धर्म पुस्तक होता है, उसका जो सार है, ज्ञान है, वो सब एक ही है। उसके जो रास्ता है वो भी अलग है, लेकिन उसकी सबकी मंजिल कैसी है? एक ही। तो टूंक में हमें इस काव्य में हमारे देश की जो विभिन्नता में एकता है, उसके बारे में ये काव्य दिया हुआ है। तो हम शब्दार्थ देखते हैं कि कूक मतलब कोयल की आवाज़, पपिया एक पक्षी का नाम है, टेर मतलब पपिया जो बोलता है, जैसे कोयल कू कू बोलती है, वैसे पपिया कैसे बोलता है? टेर टेर। तराना मतलब गीत, पंथ मतलब रास्ता, निराला मतलब अनूठा, सबसे अलग, मंजिल मतलब ध्येय। अब देखते हैं अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश की क्या विशेषता है? तो आपने यहाँ फर्स्ट लाइन में ही उसका आंसर दिया है कि विविधता में एकता। फर्स्ट लाइन येलो लाइन में है, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। लिख लिया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, सभी नदियाँ कब एक होती है? सभी नदियाँ कब एक होती है? तो लिखिए, सभी नदियाँ सागर में जाकर एक होती है। सभी नदियाँ सागर में जाकर एक होती है। तीसरा है क्वेश्चन, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार क्या है? तो आंसर लिखिए, सभी धर्मों का सार एक ही है। एक ही है। सभी धर्मों का सार एक ही है। तो यहाँ जो अभ्यास का पहला क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 शब्द पंखुड़ियों का उचित क्रम से रखकर वाक्य बनाना है। शब्द है वो हमें टेढ़े मेढ़े नहीं दिए, लेकिन फूल में पंखियों में आड़े अवड़े दिए हैं, तो उसको हम सही तरह से एक वाक्य बनाना है। जैसे कि निवासी देश हम के भारत है, तो उसका पूरा सेंटेंस बनता है कि हम भारत देश के निवासी है। हम भारत देश के निवासी है। पहला सेंटेंस बनेगा हम भारत देश के निवासी है। सेकंड देखते हैं, है कोयल आवाज़ होती कि मधुर? तो उसका आंसर होगा कोयल की आवाज़ मधुर होती है। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। क्लियर। अब तीसरा देखते हैं, फूलों हंसते की चाहिए तरह रहना। तो आंसर लिखिए, वाक्य बनाइए, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। यह हमारा क्वेश्चन 2 भी ख़त्म होता है। वो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब ब लिखना है, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वैसा आंसर लिखना है, वैसा वाक्य बनाना है। तो पहला एग्जाम्पल हमको दिया है कि सोहन पढ़ रहा है, बराबर। अब दूसरा वाक्य लिखिए, रीनल पढ़ रही है। रीनल पढ़ रही है। तीसरा वाक्य बनाइए, मेघा खेल रही है। मेघा खेल रही है। तीसरा वाक्य बनाइए, हरेश खेल रहा है। हरेश खेल रहा है।
चौथा वाक्य बनाइए, सोहन खेल रहा है। सोहन खेल रहा है। पांचवा वाक्य बनाइए, रीनल खेल रही है। रीनल खेल रही है। छठा वाक्य बनाइए, मेघा पढ़ रही है। मेघा पढ़ रही है। सातवां वाक्य बनाइए, हरेश पढ़ रहा है। हरेश पढ़ रहा है। क्लियर? तो आपको पहले लिखना है अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2A और 2B भी लिखना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखना नहीं है फेयर बुक में, वो सिर्फ आपको समझना है। काव्य पंक्तियों के भावार्थ समझाइए, मतलब जो काव्य पंक्तियाँ हमको दी है, जैसे हमने पोयम सीखी उसमें ये काव्य पंक्तियाँ आ गई है, तो उसका जो अर्थ निकलता है वो हमें एक बार और समझना है। तो काव्य पंक्तियाँ है कि हिंद देश के निवासी सभी जन है, कि हिंद देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सब एक है। सिर्फ उसका रंग है, उसका रूप है, उसका जो कपड़े पहरवेश है, उसकी जो भाषा है वो अनेक है, लेकिन फिर भी उसका दिल है, वो सब हिंदुस्तान में रहते हैं और सब एक तरह रहते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको फेयर बुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, औरत और लड़की के स्थान पर जहाँ औरत लिखा हुआ है वहाँ आपको आदमी लिखना है, और जहाँ लड़की लिखी है वहाँ पे लड़का लिखकर फिर से ये पैराग्राफ आपको लिखना है। तो आपको पता है कि पुल्लिंग होता है औरत, तो उसका स्त्रीलिंग करने से उसकी जो भाषा होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं, पहला है वाक्य, एक मोटी औरत जा रही थी, तो हम इसका परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा, एक मोटा आदमी जा रहा है। एक मोटा आदमी जा रहा है, लिख लिया। उसके बाद है, पीछे पीछे एक लड़की चल रही है, तो हमें उसका लड़का करना है, तो पीछे पीछे एक लड़का चल रहा है। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा है, सॉरी, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। उसके बाद है, लड़की छोटी और पतली थी, तो हमें लड़का करना है, तो लड़का छोटा और पतला था। लड़का छोटा और पतला था। उसके बाद है, औरत को पता चला को घूर कर बोली, तो हम क्या लिखेंगे, आदमी को पता चला तो घूर कर बोला। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला। फिर ऐसे ही आपको डैश करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ए लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा पूरा। फिर है, लड़की भोलेपन से बोली, तो हम लिखेंगे, लड़का भोलेपन से बोला। लड़का भोलेपन से बोला। अल्पविराम और इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। इन्वर्टेड कॉमा पूरा, फुल स्टॉप। तो हम पूरा एक बार देख लेते हैं। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था, लड़का छोटा और पतला था, आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। तो ये भी आपको फेयर बुक में लिखना है। अब आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में पहला है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है कि हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं, तो आंसर लिखिए, हिंदवासियों में। फिर देखो सेकेंड लाइन में है, रंग, रूप, वेश, भाषा में विविधता है।
हिंदवासियों में रंग रूप वेश भाषा में विविधता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं, मतलब एक माला बनी है उसमें कौन कौन से फूल यूज किए हुए हैं। तो आंसर लिखिए। माला में देखो यहाँ लिखा है, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब फूल एक है। ये सब फूल एक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब फूल एक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में किन किन नदियों का उल्लेख है, किन किन नदियों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आया हुआ है, इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदी का उल्लेख है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदी का उल्लेख है। चौथा है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आंसर लिखिए। नदियों से हमें सीख मिलती है कि नदियों से हमें सीख मिलती है कि ये सभी नदियाँ अलग अलग स्थान पर है। ये सभी नदियाँ अलग अलग स्थान पर है, लेकिन समुद्र में जाकर एक हो जाती है। समुद्र में जाकर एक हो जाती है। इसी तरह हम सब मानवी अलग अलग धर्म के हैं। हम सब मानवी अलग अलग धर्म के हैं, पर सबकी मंजिल एक है। पर सबकी मंजिल एक है। पूरा आंसर एक बार देख लेते हैं कि नदियों से हमें सीख मिलती है कि सभी नदियाँ अलग अलग है, लेकिन वे समुद्र में जाकर एक हो जाती है। इसी तरह हम सब मानवी का धर्म अलग अलग है, पर सबकी मंजिल एक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में जो समानार्थी शब्द नहीं है उन पर घेरा लगाना है और समानार्थी शब्दों में वाक्य प्रयोग करना है। किसी भी एक समानार्थी शब्द का आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो आपको स्वाध्याय में ये प्रश्न 1 लिखना है, प्रश्न 2 भी लिखना है फेयर बुक में। तो हम देखते हैं कि पंथ, राह और रास्ता तीनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन पैर अलग होता है। तो पैर पे हम सर्कल बनाएंगे, पैर पर हम सर्कल बनाएंगे। और एक वाक्य कोई भी बनाना है तो हम वाक्य बनाएंगे रास्ते से, रास्ता। तो हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। अब दूसरा देखते हैं। कुसुम, पुष्प और फूल का मीनिंग एक होता है, लेकिन कांटा अलग है। तो कांटा पे हम सर्कल लगाएंगे, कांटा पे सर्कल लगाएंगे और फूल पर से हम वाक्य बनाएंगे। वाक्य लिखिए। हमें फूलों से मुस्कुराना सीखना चाहिए। हमें फूलों से मुस्कुराना सीखना चाहिए। अब तीसरा है, आम अनूठा, अनोखा, निराला।
तो अनूठा, अनोखा और निराला का मीनिंग एक होता है कि सबसे अलग, लेकिन आम मतलब सबके जैसा। तो सबसे अलग वाक्य शब्द यहाँ पे होता है आम। तो आम पे सर्कल बनाइए और वाक्य बनाइए। हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग अनोखा रूप से, अनोखा रूप से अलग है, अलग है। या तो आप इजी वाक्य बनाइए जैसे कि अनूठा, तो हम सब मानवी, हम सब मानवी अनूठे हैं, अनूठे हैं। उसके बाद है जन, मनुष्य, स्त्री और मानव। तो यहाँ सबसे अलग है स्त्री, क्योंकि मनुष्य, मानव, जन, उसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सब आ जाते हैं, लेकिन स्त्री एक स्त्रीलिंग रूप है तो वो अलग होता है। तो स्त्री पे एक सर्कल बनाएंगे और वाक्य बनाइए मनुष्य से। मनुष्य, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है, मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। क्लियर? तो अब है भाषा सज्जता। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रियंका बोलती है, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना? तो मीना आंसर देती है, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद सीमा मौसी के घर की खिड़की पर कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। तो उसमें से उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है, मतलब जो अपने लिए वाक्य में संज्ञाएं है उसको छांटकर अलग करना है। तो पहली आएगी आप, आप। दूसरे में लिखिए तू, दूसरे में तू। और तीसरे में उन्होंने, उन्होंने। बराबर। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों के जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाए। तो प्रियंका के लिए हमने बोला है आप, प्रियंका के लिए आप। मीना के लिए तू, मीना के लिए तू। और सीमा मौसी के लिए उन्होंने, सीमा मौसी के लिए उन्होंने। अब क्वेश्चन 3 है, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो हमने अगले के लेक्चर में हमने देखा था भाषा सज्जता में कि जो शब्द नाम के स्थान पर, जो शब्द खाली जगह में क्या आएगा, नाम, नाम। जो शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। नाम के अलावा जो हम विशेषण यूज करते हैं उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। अब वाक्यों को क्वेश्चन 4 में, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर बॉक्स में लिखना है। तो मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो इसमें क्या है, मुझे। सर्वनाम क्या हुआ, मुझे। दूसरा है हम मैच जीत गए, तो दूसरा में सर्वनाम है हम, दूसरा में सर्वनाम क्या है, हम। अब मुझे मतलब बोलने वाला, हम मतलब वो भी बोलने वाला। मैं ही बोल सकती हूँ ना, मुझे बल्लेबाजी मज़ा आता है, तो ये मेरे लिए उपयोग हुआ है तो मैं इसे बोला है, मैंने ही उसको बोला है। तो इस सर्वनाम में मुझे आता है। हम मैच जीत गए तो मैं उसमें शामिल हूँ, हम मतलब मैं भी हूँ और दूसरा लोग भी हैं। तो हम मैच जीत गए तो वो बोलने वाला होगा।
तीसरा है तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तुम मतलब उसमें मैं कहीं नहीं हूँ, तो तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तो उसमें सर्वनाम होता है तुम। और तुम हम किसके लिए बोलते हैं? सुनने वाले के सामने, हमारे सामने जो सुनता है हमारी बात, उसको हम तुम बोल सकते हैं। तो इसमें आएगा सुनने वाला तुम। चौथा भी तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरे सामने जो खड़ा है उसकी बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या आएगा? तुम्हारी। तुम्हारी, जो तुम्हारी है वो सुनने वाला है। पांचवा है वह कैप्टन है। तो वह हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नहीं तो मेरे लिए, नहीं तो मेरे सामने खड़ा है उसके लिए, किसी तीसरी व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं। वह कैप्टन है, तो ये तीसरा व्यक्ति हुआ, अन्य व्यक्ति। और बॉक्स में हम लिखेंगे वह। छठे में हम लिखेंगे उसने। उसने, उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो बॉक्स में आएगा उसने। तो उसने है वो भी हम अन्य व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को छानकर लिखिए। जो हम अपने के लिए सर्वनाम यूज़ करते हैं उसको लिखना है। तो अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं है वो अपने लिए बोलते हैं, तो पहले काउंस में आएगा स्वयं। क्या आएगा? स्वयं। दूसरा है मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ जो अपने लिए सर्वनाम है वो क्या है? अपने आप। क्या होगा? अपने आप। तो अब हम इतना जानिए, एक बार देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब पुल्लिंग। पुल्लिंग सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो जब हम बातचीत करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता मतलब जो सुनता है उसके बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। कभी मैं अपने बारे में बात करती हूँ, कभी मैं तुम्हारे बारे में बात करती हूँ, कभी मैं किसी और के लिए बात करती हूँ। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो हम 3 प्रकार से बोलते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब एक वचन, अपने लिए। जब हम अपने लिए बोलते हैं तो हम क्या क्या विशेषण मतलब क्या कौन सा सर्वनाम यूज़ कर सकते हैं? तो उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मैं खुद। तो उसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? तो मैं, हम, मुझे या हमें आदि शब्द उत्तम पुरुष मतलब जो बोलने वाला होता है उसमें आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला। तो उसमें कौन कौन से विशेषण आते हैं? तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें, ये आदि शब्द है वो मध्यम पुरुष में आते हैं। तो मैं तू किसे बोल सकती हूँ? जो मेरे सामने खड़ा है। मुझसे छोटा है तो मैं उसे तू बोल सकती हूँ, मुझसे बड़ा है तो मैं उसे तुम बोलूँगी, बहुत बड़ा है तो मैं उसे आप बोलूँगी। या तो तुझे या तुम्हें का उपयोग करूँगी, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा होगा, मैं उससे बातचीत कर रही होगी, तभी मैं ये विशेषण मतलब यही सर्वनाम का उपयोग कर सकती हूँ। उसको हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। और तीसरा पुरुष होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब मैं भी नहीं, मेरे सामने खड़ा है वो भी नहीं, मैं किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तब उसको हम अन्य पुरुष बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो सर्वनाम है उसके उपयोग है वह, वे, उसे या तो उन्हें आदि मैं बोल सकती हूँ सर्वनाम। अब नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक मतलब कि अपने लिए हम जो सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सर्वनाम कौन से होते हैं? तो भाई कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, मतलब अपने खुद के लिए किया जाता है, तथा जिनसे निजत्व का या अपनेपन का बोध होता है, मतलब अपना का बोध होता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो स्वयं मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है।
दूसरा वाक्य में अपने आप पढ़ लूँगा, तो अपने आप है वो भी निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप मतलब अपनी तरह से पढ़ लूँगा। तीसरा है वो आप ही चला गया। आप है वो निज सर्वनाम है। वे खुद चले गए, तो खुद है वो भी एक निज सर्वनाम है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम डॉक्टर विक्रम साराभाई चैप्टर 6 देखेंगे। अब आपको इस चैप्टर में लिखना क्या क्या है वो एक बार बता देती हूँ। तो पहले अभ्यास के 3 क्वेश्चन आंसर है वो लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 वाक्य बनाना लिखना है। क्वेश्चन 2 ब वो भी आपको लिखना है। क्वेश्चन 3 आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन 4 है पैराग्राफ, वो आपको लिखना है। स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोनों लिखने हैं। भाषा सज्जता में आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन आप चाहो तो टेक्स्ट बुक में आप अपने आप लिख सकते हो, मैंने समझाया है इसी तरह। क्लियर? और होमवर्क आपको थर्सडे को या तो फ्राइडे को आपको जमा करवाना होगा और सबको करवाना है। आधे लोग भेज रहे, आधे लोग नहीं भेज रहे। आप फ़ोटो खींचे आपके होमवर्क फेसबुक के, तो अच्छी तरह खींचे कि टीचर्स अच्छी तरह पढ़ सके और आपकी गलतियाँ है वो निकाल सके। ओके? और कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर में तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हैं। थैंक यू।